नमस्कार, जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर। आप देख रहे हैं सतर्क भारत का सबसे चर्चित शो जनता की आवाज़। आज हमारे साथ अतिथि के रूप में कावित्री गुंजन तिवारी जी हैं और तकीबाज पुरी जी हैं। हम आज महिला सशक्तिकरण पे बात करेंगे, विशेष चर्चा है और हमारी बहन अंकिता को श्रद्धांजलि अपने कविता के माध्यम से आप लोग देंगे। और जो आज शहर के हालात हैं उस पे ये प्रमुख शो रखा गया है, उस पे चर्चा के लिए शो रखा गया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सतर्क भारत पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जनता की आवाज़ के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को प्रणाम करना चाहती हूँ। हमारी बहन जो हमारे मध्य नहीं रही, अंकिता भंडारी जी, उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बहुत दुखद घटना हुई है, पूरा देश झकझोर के रख दिया इस घटना ने। सभी लोग अत्यधिक दुखी हैं। हर किसी के दिल से कोई ना कोई आवाज़ निकलती है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। मैंने भी एक आंदोलन के रूप में 4 पंक्तियां कही हैं, आप लोगों के मध्य पढ़ती हूँ। सतर्क भारत चैनल के माध्यम से सुनेगा। जो सीमाएं तुम्हारी हैं कि सीमा से गुजरते हो, जो सीमाएं तुम्हारी हैं कि सीमा से गुजरते हो, किसी का डर नहीं तुमको, ना ही ईश्वर से डरते हो, किसी का डर नहीं तुमको, ना ही ईश्वर से डरते हो। जो सीमाएं तुम्हारी हैं कि सीमा से गुजरते हो, किसी का डर नहीं तुमको, नहीं ईश्वर से डरते हो। बदन बेचा नहीं उसने तो उसका कत्ल कर डाला, बदन बेचा नहीं उसने तो उसका कत्ल कर डाला। है तुमको आड़ सत्ता की घिनौने काम करते हो, है तुमको आड़ सत्ता की घिनौने काम करते हो। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि अंकिता भंडारी हमारी जो बहन है, हमारे देश की बेटी है, उसे न्याय मिलना चाहिए। और जो भी हमारे समाज में बेटियों पे अत्याचार होता है, महिलाओं पे अत्याचार होता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, आए दिन आप देखते हैं कि आए दिन ये घटनाएं हमें देखने को, सुनने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं हर इंसान को अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन नज़र आती है उनमें। तो हम सभी चाहेंगे कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले और जल्दी मिले। जी, बहुत खूबसूरत तरीके से कविता के माध्यम से इन्होंने अंकिता का दर्द हमारे सामने रखा। आप देख सकते हैं, वो एक हमारी बहन थी जो किसी सत्ताधारी लोगों के सत्ता के गरूर के कारण आज हमारे बीच नहीं है। हम उनको नम आँखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हालांकि जब निर्भया कांड हुआ था यहाँ हमारे देश में, तो एक बड़ी क्रांति आई थी, एक मोमबत्ती गैंग भी उस समय उपजी थी और ये लगा था कि ये थम जाएगा और महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए गए। अभी लगा कि ये देश हमारा बदल जाएगा और ये स्थिति नहीं होगी। लेकिन आए दिन हम लोग देखते हैं, कभी निर्भया 2, निर्भया 3 ऐसी घटनाएं होती हैं। आज अंकिता है और ये चीज़ें सिर्फ कुछ दिन के लिए होती है। हम आवाज़ उठाते हैं, फिर दब जाती हैं और सारी चीज़ें वैसी की वैसी रह जाती हैं। आज के इसी हालात पे विशेष एपिसोड किया गया है कि कविता के कहा कथन है कि जहाँ रवि नहीं पहुँचते वहाँ कवि पहुँचते हैं। तो मैं कविता के माध्यम से सभी तक एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि जो बेटियों के साथ घिनौना कार्य करने की भावना रखता है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। आप तकीबाज पुरी जी हैं, आप इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे जो हालात है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज के हालात हैं इस पे भी आप, मैं कहूँगा कि 2 शब्द अपने कविता के माध्यम से कि जो चल रहे हैं उस पे भी आप बताएं हमारे दर्शकों को, ताकि एक जागरूकता फैल सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सतर्क भारत के जितने भी श्रोता हैं उनको मेरा नमस्कार, प्रणाम। और जैसा अभी गुड़िया जी ने अंकिता भंडारी जी के लिए जो कविता एक पढ़ी, बहुत अच्छी कविता वो थी। तो मैं भी एक 4 पंक्तियाँ एक कविता पढ़ना चाहता हूँ बतौर उनको श्रद्धांजलि। आइए पढ़ता हूँ। जो हमारे देश में स्थिति है आजकल महिलाओं की, बदनज़र हवाओं से
ये कहाँ सुरक्षित हैं, बदनजर हवाओं से ये कहाँ सुरक्षित हैं। अब न फूल कलियां और डालियां सुरक्षित हैं, अब न फूल कलियां और डालियां सुरक्षित हैं। लोग तुलना करते हैं लक्ष्मी रूप से इनकी, लोग तुलना करते हैं लक्ष्मी रूप से इनकी। पर कहाँ ज़माने में बेटियां सुरक्षित हैं, पर कहाँ ज़माने में बेटियां सुरक्षित हैं। जी, बहुत अच्छे से इन्होंने एक कविता के माध्यम से बताया कि किस तरह से तमाम सुरक्षा को लेकर दावे किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे घिनौनी मानसिकता के लोग हमारे बीच के हैं। मेरा मानना ये है कि इसको सिर्फ एक ही कारण से रोका जा सकता है, एक ही बदलाव चाहिए। सिर्फ जितनी हमारी माँ है, माँ ईश्वर का दूसरा रूप मानी जाती है, वो अपने बच्चे का सदैव बचाव करती है और अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है। लेकिन मैं सभी से, जितनी माँ है, उनसे यह आग्रह करूँगा कि यदि आपका बच्चा गलत करता है, देखिए आपके कोख को कलंकित करता है, कि जिस तरह से जिनकी जो भी अंकिता का दोषी है और जो भी व्यक्ति है उसने अपने माँ के कोख को कलंकित करने का कार्य किया है, तो उन माँओं को भी आगे आना होगा। यदि वाकई में आप चाहते हैं कि महिला को मजबूती प्रदान किया जाए, महिलाओं को सुरक्षित किया जाए, तो इन माँ को पहले आना पड़ेगा कि मेरा लड़का गलत है तो इसको सबसे पहले फांसी दो। तब मैं मानता हूँ कि इस तरह से स्थिति में बदलाव आ सकता है और महिला सशक्तिकरण की जो दावे हम कर रहे हैं उस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। आपका क्या कहना है कि किस तरह से हम इस चीज़ों को, ये जो हमारे समाज में घिनौनी हरकतें लोग कर रहे हैं, कैसे बदलाव लाया जा सकता है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माँओं को मतलब घर का ऐसा माहौल हो कि बच्चे को जब हम शिक्षा देते हैं, बच्चे की परवरिश करते हैं, तो उसके साथ साथ ही बच्चे को ये भी समझाया जाए कि जैसे आप अपनी बहन की रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, घर में अपनी माँ की करते हैं, ऐसे ही हमारे समाज में जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं या माएँ हैं, उनका भी आप वही सम्मान करें। अक्सर आपको ये देखने को मिलता होगा कि जो लोग घर में अपनी माँ बहनों का और बच्चियों का अच्छे से ख्याल रखते हैं या उनका सम्मान करते हैं, कहीं ना कहीं वही लड़के तो हैं, लड़के तो वही हैं जो आगे जाके उन लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, गलत कुकर्म कर रहे हैं, जिससे देखिए वो कर रहे हैं लेकिन बदनाम तो सभी लड़के हो रहे हैं ना, क्योंकि कहा तो यही जाएगा कि उस लड़के ने उस लड़की के साथ ऐसा गलत किया। तो मैं यही चाहूँगी, और जैसे पूजन हो रहा है, आपने बात कही तो मैं यही बात आगे बढ़ाती हूँ आपकी कि अभी दुर्गा पूजन का महोत्सव चल रहा है, अष्टमी नवमी को सभी कन्या पूजन करते हैं, तो जैसे बेटी को पैदा भी नहीं होने दिया जाता जी। हमारे समाज में आपने देखा है कि बेटी को कोख में ही मार दिया जाता है। तो अगर बेटी को पैदा नहीं होने दिया जाएगा तो ये समाज आगे कैसे बढ़ेगा, या वो माएँ कैसे होंगी, बच्चियाँ बड़ी होकर माँ बनना है हर लड़की ने, तो वो माँ कैसे अपने बेटे को समझा पाएगी कि आप अच्छा काम करें, अच्छी मतलब सोच रखें, मानसिकता अच्छी रखें। तो कहीं ना कहीं पहले तो आप बेटियों को सुरक्षित करिए। तो उसी पर मैंने 4 पंक्तियाँ कही हैं, सुनेगा कि बेटी जो न होगी तो संसार नहीं होगा, बेटी जो ना होगी तो संसार नहीं होगा, सुंदर सा हमारा फिर
परिवार नहीं होगा, सुंदर सा हमारा फिर परिवार नहीं होगा। और ये शेर, कन्याएं खिलाओगे फिर आप भला कैसे, कन्याएं खिलाओगे फिर आप भला कैसे, बिन कन्या पूजन के उद्धार नहीं होगा, बिन कन्या पूजन के उद्धार नहीं होगा। जी, बहुत बढ़िया कविता थी आपकी, एक तरह से बिल्कुल भाव विभोर कर दिया। स्त्री की जो रचना है, सृष्टि की रचना है। हमारे यहाँ कन्याओं को पूजन होता है, हम संस्कृति को मानते हैं, हम देवी का रूप मानते हैं, लक्ष्मी का वास कहा जाता है। घर में जब कोई कन्या आती है तो यही लोग कहते हैं कि लक्ष्मी आई है। लेकिन आज की स्थिति हो, उसका जीवन जब पैदा होती है तभी से संघर्षमय हो जाता है। अब तो आए दिन ये स्थिति हमें देखने को मिलती है कि कहीं उनको फेंक दिया जाता है, कभी वो नाले में तड़पती हुई मिलती हैं तो कभी कूड़ेदान में मिलती हैं, और ये स्थिति आए दिन देखने को मिलती है। तो ये बड़ी भयावह स्थिति होने वाली है। मैं सभी से ये आग्रह करूँगा कि बेटे और बेटी में बराबर को आंकें, और हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है। आज एक हमारी बेटी आपके सामने बैठ के एक दर्द बयां कर रही है कि बेटियों को किस तरह से रखा जाता है, और तमाम बेटियां जिन्होंने हमारे देश का नाम, हमारे संस्कृति का नाम ऊंचा ले गया, आप कविता के माध्यम से अब हमारे देश और समाज का नाम ऊंचा कर रही हैं। ऐसे तमाम बेटियां हैं जो हमारे ऊंचा कर रही हैं। समाज में हमें बदलाव की ज़रूरत है। हमारे साथ और तकी जी भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि समाज में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें बदलाव कैसे लाया जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जो इस समय जो स्थिति है वो यही है कि बिल्कुल भी लड़के और लड़की में जो लोग अंतर करते हैं तो जो उनकी मानसिकता है वो ठीक नहीं है। क्योंकि आज के समय में ना तो लड़की किसी से कम है, ठीक है, बल्कि चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, नाम रोशन करने का क्षेत्र हो, या अन्य भी जितने क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लड़कियाँ लड़कों को पछाड़ रही हैं। और फिर भी हमें जो है ये सुनने को अक्सर मिलता है आपके चैनल के माध्यम से और तमाम न्यूज़ प्लेटफॉर्म है कि साहब वहाँ बेटी ने जन्म लिया तो वो उसको कूड़े के ढेर में डाल दिया या नाले में डाल दिया। तो ये जो भ्रूण हत्या है ये पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। तो इस पर मैं 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूँगा कि कहाँ आ गए हम, हमारे संस्कार क्या थे और हम कहाँ आ गए। जरा खिलने दो फूलों सा, जरा सा जगमगाने दो, उसे भी देखने दो जग, उसे भी मुस्कुराने दो। जरा खिलने दो फूलों सा, जरा सा जगमगाने दो, उसे भी देखने दो जग, उसे भी मुस्कुराने दो। खता क्या है अजन्मी की, जरा सोचो जरा समझो, खता क्या है अजन्मी की, जरा सोचो जरा समझो। अरे क्यों कत्ल करते हो, उसे दुनिया में आने दो। अरे क्यों कत्ल करते हो, उसे दुनिया में आने दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने कविता के माध्यम से हमारी बेटियों का दर्द आपने रखा है सामने। और मैं सभी से कहता हूँ, सभी जो मेरे लाइव दर्शक जुड़े हैं, देख रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा ये लाइव सेशन है, कोई भी कमेंट हो या कोई चाहते हो आप, सुझाव हो आपका, तो आप दें, हम जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। जो समाज की कुरीतियाँ हैं और जो समाज में बदलाव चाहिए, हम कविता के माध्यम से आपको तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, थोड़े व्यक्तिगत प्रश्न हैं कि आप कविता के क्षेत्र में कब आई और कब आप पहले अपनी पहली कविता आपने, क्या आप लिखती भी हैं और गाती दोनों आप ही हैं, करती हैं? जी जी बिल्कुल सर। मैं आपको बताना चाहूँगी और समस्त जनता को बताना चाहूँगी कि जब मैं 6th में पढ़ती थी, 6ठी कक्षा में पढ़ती थी, तब से मैंने लिखना प्रारंभ किया है। मेरी जैसे हमारे साथ के जो सहपाठी होते थे और जो हमारे अध्यापक और अध्यापिकाएं होते थे, मुझे उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया
कि बेटा आप किसी भी चीज़ को अलग तरीके से देखती हैं, आपका देखने का सोचने का तरीका औरों से अलग रहता है, क्योंकि जब कवि अलग तरीके से सोचेंगे और देखेंगे तभी वो कविता लिख पाएंगे। तो मैंने सर ने जब मुझे प्रोत्साहित किया और अध्यापिका जो हमारे थे उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप लिखें, तो मैंने लिखा। हालांकि मैं पहले तहत में लिखती थी सर। मैंने पहली कविता माँ का आंचल ये लिखी, और उसके बाद कई ऐसी कविताएं हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार जो आपने पहली कविता लिखी है उसको यदि आप कंफर्टेबल हो तो एक बार ज़रूर हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी, पहले मैं अपनी बात पूरी करती हूँ, फिर मैं पहली कविता आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, कुछ पंक्तियाँ। फिर उसके बाद विवाह के उपरांत मेरे बड़े भैया तकी बाजपुरी जी मुझे मिले। इनका सानिध्य मिला, ये मेरे गुरु भी हैं जी। तो इन्होंने मुझे दशा दिशा दी साहित्य में कि आप ये मुझे एक अपनी बच्ची की तरह भी मानते हैं। तो ये मुझसे बोलते हैं कि बेटा आप इस क्षेत्र में लिखें, आप महिलाओं के महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लिखें, और जहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार है वो नहीं होना चाहिए। जो समाज में, कवि वही लिखता है कि समाज में ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि बुराई को हटाकर आप अच्छाई लाएं, यही संदेश कवि का रहता है समाज में। तो इन्होंने मुझे बताया कि आप महिला बेटी के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन लिखती हैं, तो आप उस क्षेत्र में लिखें, आप देश प्रेम में लिखें, आप उसमें भी अच्छा लिखती हैं। तो मैं अधिकतर, आप समझते हैं एक महिला हूँ, तो मैं महिलाओं का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि महिला को क्या दर्द रहता है। अब मैं आपकी बात आगे बढ़ाती हूँ कि जो मैंने पहली कविता लिखी थी कक्षा 6ठी में, वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। मैंने सबसे पहली कविता माँ का आंचल लिखी थी, और उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आप लोगों के समक्ष रखती हूँ, सुनेगा। सभी रंगों में रंगा होता है माँ का आंचल, सभी रंगों में रंगा होता है माँ का आंचल, प्यार की ममता में सींचा है माँ का आंचल। इस आंचल में इतनी है प्यार की गहराई, जिससे माँ की नज़रों में ममता लहराई। बच्चों की खुशी में अपनी खुशी छाई, माँ का हृदय है प्यार की परछाई। सभी रंगों में रंगा होता है माँ का आंचल, प्यार की ममता में सींचा है माँ का आंचल। माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ सबसे बड़ी है, ये माँ तो पूरी ममता से बनी है। खुशनसीब हैं वो लोग जिनको माँ मिली है, माँ की ममता से ही तो पूरी दुनिया बनी है। सभी रंगों में रंगा होता है माँ का आंचल, प्यार की ममता में सींचा है माँ का आंचल। जी, बहुत बढ़िया आपने माँ का व्याख्यान किया। माँ जो शब्द है अपने आप में एक ईश्वर है, और माँ की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, और माँ का एक ऐसा कर्ज है जो कभी हम उतार नहीं सकते। माँ, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि जब एक स्त्री माँ बनती है तो मनुष्य के शरीर में जितनी हड्डियाँ होती हैं उतनी प्रसव पीड़ा सहने के बाद एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है। तो आप सोचिए कि किस तरह से वो माँ बनती है, और आप उसको किसी से भी व्याख्या नहीं कर सकते। हालांकि एक दुर्भाग्य भी इस समाज का है कि आज भी बहुत सी माँ अनाथ आश्रम में या ऐसे वृद्धा आश्रम में जीवन यापन करती हैं कि क्योंकि आजकल के जो बेटे होते हैं वो मॉडर्न बनने के चक्कर में जब उनकी शादियां हो जाती हैं तो अपने माँ को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, और ये एक बड़ा समाज का दुर्भाग्य है। मैं चाहूँगा कि इसमें भी बदलाव आए। जिस तरह से वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है, जिस तरह से आसपास का माहौल है, वो समाज के लिए बहुत हानिकारक है। सभी को इसके लिए आगे आना चाहिए। मैं आपसे भी जानने का प्रयास करूँगा, आपने इतना अच्छा, आपके मार्गदर्शन में गुड़िया जी ने इतना बढ़िया कविता करी है और आपका मार्गदर्शन हमारे सामने साक्षात दिख रहा है। तो आप ये कविता की जर्नी आपने कब से शुरू की, और कविता के माध्यम से समाज को कब से जागरूक कर रहे हैं आप? मैं जो है करीब 8th क्लास के बाद मेरा जो है, मैं हर एक चीज़ को अलग नज़रिए से देखता था, जो किसी भी चीज़ को देखना अपने नज़रिए से। तो मुझे पढ़ने का शौक़ था, मैं पढ़ता था, दूसरों की पोइट्री पढ़ता था। तो उस दौरान एक पत्रिका आती थी महकता आंचल, तो उसमें नवोदित कवियों की और शायरों की कविताएं उसमें छपती थीं।
तो तब मैं लिखता था, मैं कोशिश करता था, मुझे ABCD मुझे नहीं थी, इतनी आती थी, तो मैं वो कविताएं लिखने के बाद में उनके एड्रेस पे मैं सेंड करता था कि मेरी कभी छप जाए। तो तब मैं 9th में आ चुका था, तो मैं 9th में गजरौला इंटर कॉलेज बाजपुर था, तो वो हमेशा वापस आ जाती थी, क्योंकि मैं उसको लिखता था कि भाई ये छापिएगा, तो वो ये उस पे लिख के भेजते थे पलटी में कि आप इस्लाहशुदा गज़ल भेजें, तो जब इस्लाहशुदा गज़ल होगी तो उसको हम ज़रूर छापेंगे। यानी कि एक मीटर होता है किसी भी कविता को कहने का, जो हिंदी गज़ल हो या उर्दू गज़ल हो, उसका एक मीटर होता है। हम उस मीटर में यदि लिखते हैं तभी हम उसको गा सकते हैं, अन्यथा नहीं गा सकते। तो मैं लगभग कई 2-3 वर्षों तक ऐसी मेरे साथ होता रहा। तो मैं सोचता था कि भाई शायद कोई है नहीं मेरे आसपास, कोई नहीं है, किससे सीखूं, क्या करूं। तो फिर जो है मैंने उसका जो व्याकरण है वो पढ़ना शुरू किया, ग्रामर पढ़ना शुरू की। फिर बीच में एक हमारे पड़ोस में हैं, हमारे बाजपुर की हैं जनकवि बल्ली सिंह चीमा जी, तो उनसे मुझे मार्गदर्शन मिला कि बहर क्या होती है और रदीफ़ क्या है, काफ़िया क्या है, गद्य कविताएं क्या हैं, पद कविताएं क्या हैं, छंद क्या है। तो ये उनका मुझे मार्गदर्शन मिला। और फिर उसके बाद मैंने जो है स्वयं बहुत मेहनत की। मैं पढ़ता रहता था, देखता रहता था किस कवि ने कौन सी बात किस ढंग से कही है, इसका मात्रा भार क्या है, खुद ही उसको मैं निकालने लगा। तो ऐसे होते होते तो फिर जो है वो चीज़ मैं धीरे धीरे सीखने लगा, और अब भी मैं एक सीखने की अवस्था में हूँ, आज भी मैं सीख रहा हूँ। पहली कविता आपकी कौन सी थी? और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप पहली कविता की जो भी 2-4 पंक्तियाँ हों वो सुनाएं, और कब आपने पहली कविता लिखी थी और गाई? तब मैं मतलब गाने तो गाया करता था, मेरी आवाज़ उस समय अब से भी अच्छी थी, लेकिन उस समय मैं कविताएं नहीं गा पाता था, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं था। तो वो तब मैं छंद मुक्त कविता मैंने एक लिखी थी कि उस दौरान के यूं ही नहीं कामयाबी मिलती, हर तमन्ना का गला घोंटकर कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कई इच्छाएं कई हसरतें उतर जाती हैं मौत के घाट, वक्त किसी का दोस्त नहीं होता है, इसलिए हर काम वक्त पर करो, वक्त का एहसास होता है तब जब सारा वक्त निकल जाता है। तो ये उस समय मेरी बहुत पुरानी और फर्स्ट मेरी ये कविता थी, छंद मुक्त। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। एक जो मनुष्य के जीवन में समय की कीमत होती है उसको आपने समझाया। सो लगभग आधे घंटे होने को हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि जो आपकी सबसे अच्छी कविता हो, जिसको आप मानती हैं कि आपने कविता में एक तरह से अपने शब्दों को उतार दिया है और समाज को अच्छा मैसेज जाए, तो एक कविता मैं आपसे चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं जो सबसे अच्छी कविता आपको लगे। जी, देखिए, कवि की हर कविता बहुत ही बेहतरीन होती है। हम जो भी कविता लिखते हैं वो बड़े ही दिल से और गहराइयों से लिखते हैं। कहा जाता है कि कवि खून से लिखता है, स्याही से नहीं। तो सभी कविताएं अच्छी ही लगती हैं मुझे अपनी, और जब अच्छी लगती हैं तभी हम लिखते हैं और लिखते ही रहेंगे। तो मैं आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं नारियों का प्रतिनिधित्व करती हूँ। एक हिंदी गज़ल है नारियों पर, वो मैं एक मतला और एक शेर पढ़ देती हूँ। ये बेटी माँ बहन पत्नी बड़ा किरदार नारी का, ये बेटी माँ बहन पत्नी बड़ा किरदार नारी का, इसी के दम से है दुनिया करो आभार नारी का। सुरक्षित पेट में रख कर दिया है जन्म मानव को, सुरक्षित पेट में रख कर दिया है जन्म मानव को, किया मानव ने तो लेकिन है बंटा धार नारी का, किया मानव ने तो लेकिन है बंटा धार नारी का। और ये शेर, ये जीवन भर कई किरदार में करती रहे सेवा,
कभी माँ, कभी बहन, कभी पत्नी, सभी कुछ है नारी। डॉक्टर भी है, टीचर भी है, हाउसवाइफ है तो घर का काम भी सारा ही करती हैं। ये जीवन भर कई किरदार में करती रहे सेवा, कभी थकती नहीं नारी, नहीं रविवार नारी का, कभी थकती नहीं नारी, नहीं रविवार नारी का। बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता इस कविता को। मैं अक्सर कहता हूं कि मेरे माँ के दिन में रविवार नहीं आता है, और आज आपने वही बात कही है कि स्त्री के जीवन में कभी रविवार नहीं आता है। वो पूरे दिन संपूर्ण समर्पण जो होता है वो हर रूप में, चाहे वो बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे किसी भी रूप में हो, अपना संपूर्ण समर्पण देती है और उसके जीवन में कभी रविवार नहीं आता। इसलिए जहाँ भी मिले इनका सम्मान करिए, और जिस घर में स्त्री की पूजा होती है उस घर में कभी कभी कोई बाधा नहीं आती है। मैं आपसे भी चाहूँगा सर कि आपकी कोई सबसे अच्छी, वैसे तो सारी कविता अच्छी होती है, मैं सुनता हूँ, मैं कभी सम्मेलन बहुत गौर से सुनता हूँ, और कभी ऐसा होता है कि मैं कभी परेशान हो जाता हूँ या मन थोड़ा सा दुखी होता है, तो मैं ज़रूर सुनता हूँ, मुझसे इससे बहुत ऊर्जा मिलती है। और मैं आप लोगों को भी बिल्कुल सुनता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे दर्शक हों, आपको एक आपकी कविता के माध्यम से उनको, जो आपकी कविता सबसे अच्छी हो, मतलब आपके लिए सभी अच्छी है लेकिन आपने एक बेहतरीन उसमें से निकाला होगा, वो सुनाएं जी। जी, एक्चुअली क्या है कि इसका जो बात आपने कही है उसका सही जवाब यह है कि एक माँ अपने बच्चों में से सिलेक्ट नहीं कर सकती कि भाई मेरा बच्चा सबसे अच्छा कौन सा है। तो यह है क्योंकि हमारा महिलाओं पे, और विशेष रूप से स्वर्गीय अंकिता भंडारी जी को बतौर श्रद्धांजलि हमारा ये एपिसोड है। तो मैं जो नारी है, तो मैं नारियों पे ही अपनी 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। जो हमारा विषय है, जो हमारा एपिसोड है, तो जो एक सोच है वो बदलने की बहुत ज़रूरत है, विशेष रूप से नारियों के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए। तो उस पर एक ये जागरूकता वाली 4 पंक्तियां हैं, मैं पढ़ना चाहूँगा। घर में जैसे दरवाजे, खिड़कियाँ ज़रूरी हैं। घर में जैसे दरवाजे, खिड़कियाँ जरूरी हैं, उस तरह से दुनिया में लड़कियाँ जरूरी हैं, उस तरह से दुनिया में लड़कियाँ जरूरी हैं। इनके जन्म से पहले घर भी घर नहीं लगता, इनके जन्म से पहले घर भी घर नहीं लगता, इसलिए तो हर घर में बेटियां जरूरी हैं, इसलिए तो हर घर में बेटियां जरूरी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कहा जाता है कि ईश्वर उन्हीं को बेटी देता है जो भाग्यवान लोग होते हैं। हर किसी के किस्मत में बेटियां नहीं होती हैं, लोग तड़पते भी हैं, लोग बेटियां उनको नहीं मिलती हैं। तो ईश्वर उसी घर को चुनता है जहां वो खुद वास करता है। लक्ष्मी के रूप में हमारी बेटियां आती हैं। बहुत बढ़िया एपिसोड रहा, और महिला सशक्तिकरण को लेके काफ़ी चर्चा हुई, और मैं अपने दर्शकों से ये उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी चीज़ें जो आज के समाज में हैं वो कविता के माध्यम
माध्यम से आप लोगों को सुनने को मिला और निरंतर हम सुनाएंगे भी। हम कविता के लिए एक विशेष एपिसोड भी बनाने वाले हैं आने वाले समय में, जिसमें कविता के माध्यम से हम जागरूकता लाएं। और ऐसा माना ही जाता है कि जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ कवि पहुँचता है। तो आप लोगों की आवाज़ हमारे श्रोता के पास अच्छे से पहुँची होगी और हमारी जो बहन है उसकी न्याय उसको मिले और इस तरह की घटनाएं न घटें समाज में। मैं एक चाहूँगा कि आप लोगों से एक मैसेज सतर्क भारत के माध्यम से जाए, ताकि जो ये समाज में इस तरह के घिनौनी हरकतें लोग कर रहे हैं उनको सजा मिले और उनकी जो ये बदलाव, समाज में बदलाव बहुत ज़रूरी है कि बदलाव हो सके, कि हम अपने समाज को स्वच्छ बना सकें। इस हमारी लड़कियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां स्वच्छ रूप से और खुले में घूम सकें, उनको कोई इस तरह के दरिंदे घिनौनी हरकत ना कर पाएँ। जी 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 बिल्कुल। लड़कियों को स्वतंत्र होने के लिए कि लड़कियां स्वतंत्र होकर हमारे समाज में रह सकें, क्यों कहीं ना कहीं हर माता पिता बेटी के होने के पश्चात ये इस एक मतलब एक संकुचित रहता है, वो एक संकोच उन्हें रहता है कि कहीं ना कहीं ये घटना हमारी बेटी के साथ ना हो। भले ही वो ना कहें, पर हर माता पिता के मन की ये बात है। मैं यही चाहूँगी कि समाज में एक अच्छी सोच हो, सभी लोग एक बौद्धिक स्तर इतना अच्छा हो कि हर बेटी को एक बेटी ही माना जाए, दरिंदगी की नज़रों से उसे ना देखा जाए। मैं यही समाज को यही मैसेज देना चाहूँगी। जी, बहुत बढ़िया सर। आपसे भी मैं चाहूँगा कि कुछ समाज को मैसेज दें। जो आजकल का युवा है वो किस तरह जा रहा है, आप देख रहे हैं, गलत चीज़ों में ज़्यादा, नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा जल्दी पकड़ता है और समाज में एक सुधार की ज़रूरत है। तभी हम भारत का नवनिर्माण कर सकते हैं और अभी अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से जो हमारे युवा हैं देश के, उनको जो नारियों के प्रति या महिलाओं के प्रति बिल्कुल सेम वही सोच होनी चाहिए कि जो रेस्पेक्ट हम अपने माँ की या बहन की जो करते हैं, वही ट्रीट आप अन्य महिलाओं के साथ यदि आप करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर ये दरिंदगी और ये घिनौने काम, ये सारी चीज़ों पे लगाम कसी जा सकती है। ये एक विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। विचारों में यदि परिवर्तन, और ये परिवर्तन मेरा ऐसा मानना है कि जो पुरुष समाज है उसको लाने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। कविता के माध्यम से भी और वैसे भी समाज को आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। इस प्लेटफॉर्म को हमारे बनाने का रीज़न भी यही था कि हम इसके थ्रू समाज में जागरूकता लाएं और समाज में अच्छी चीज़ें हम लाएं। जो कुरीतियाँ चल रही हैं उसको बंद किया जाए, उसके खिलाफ एक कार्यक्रम चलता है और लोगों को जागरूक किया जाता है। अकेली लड़की आपके लिए एक मौका नहीं होना चाहिए। आप उसे ये एहसास दिला दें कि भाई पिता के रूप में एक आपके साथ उसी तरह से खड़ा है जैसे आपका भाई और आपका पिता खड़ा रहता है, तब जाके इस समाज को हम मजबूती प्रदान कर सकते हैं। सतर्क भारत ऐसे ही असाधारण आवाज़ को लाता रहेगा और जागरूकता फैलाता रहेगा और हम नियमित समाज में बदलाव के लिए प्रयासरत रहेंगे। देखते रहिए सतर्क भारत। मेरे साथ मैं ठाकुर अमित राठौर। जय हिंद।